हेलो दोस्त, आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी एग्ज़ाम 1 परीक्षा 2020-21 का मॉक ड्रिल लिंक एक्टिव हो गया है। वेबसाइट पे चेक करेंगे, लेकिन मॉक ड्रिल बताने का मकसद तो नहीं है। मकसद तो यही है कि 40 जीके क्वेश्चन का आंसर टाइल कैसे देना है, हमें कैसे इसको निश्चित करना है कि सफलता मिल जाए। समझिएगा, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और थोड़े से समझेंगे भी। कुछ लोग की शिकायत भी रहती है कि कट ऑफ की वीडियो आती है तो व्यू पाने के लिए होता है, तो जो दिखता है वो बिकता है। ये तो कहानी आप जानते ही होंगे। देखते हैं कि पढ़ने वाले कितने हैं, इस वीडियो पर व्यू क्या आती है। तो चलिए एक एक करके आपके सामने ही लेके आते हैं जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए। तो देखिए यहाँ पे आपका 19 तारीख के ही शाम में लिंक आ गया था। अब इसको हम ओपन करेंगे CBT 1 के लिए। इसे ओपन करेंगे तो प्रोसेस आपको पता ही है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ना लॉगिन डालना है ना कुछ डालना है। TCS सबको कहता है कि मॉक टेस्ट में भाग लीजिए। तो यहाँ पे आपका नाम आएगा, जब लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे सिस्टम ID आएगा, उसके बाद आगे की प्रोसेस होगा। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था लोगों का कि मैं अपना लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया हूँ या हिंदी कर लिया हूँ, बदल सकता हूँ क्या? तो ये सभी एग्ज़ाम में होता है। आप एग्ज़ाम में जब भी भाषा जो चयन करेंगे डिफ़ॉल्ट, वो क्वेश्चन आपको दिखेगा। अगर उसको चेंज करना चाहते हैं तो इंडिविजुअल बीच में भी चेंज कर सकते हैं। यानी आपने एक प्रश्न को हिंदी में देखना चाहते हैं और एक को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और एक सार्वजनिक सूचना ये है कि प्रश्न केवल इंग्लिश में बनाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न जो भी बनता है इंग्लिश में बनाया जाता है। बाकी का क्या किया जाता है? रूपांतर किया जाता है, यानी कन्वर्सन किया जाता है। तो याद दीजिएगा, कहीं अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो इंग्लिश का क्वेश्चन मान्य होगा, ये ध्यान रखिएगा। कई बार लोग कहते हैं हिंदी में गलत है, बंगाली में गलत है, तेलुगु में गलत है। कोई भरोसा नहीं है कि उसको आरआरबी आपको मान ही ले। आपको इंग्लिश वाला देखना होगा, इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता है। तो चलिए साइन इन कर लेते हैं फ्री में। साइन इन तो है नहीं, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज आ रहा है यहाँ पे, बांग्ला असामीज। तो अब इसको असामीज को हमें नहीं रखना है, हमें क्या रखना है? डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज हिंदी रखना है। तो हिंदी रख लीजिए जी, पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। कुछ लोगों को जिसको भाषा होता है, देखिए अंग्रेजी भाषा मेन भाषा है। अगर किसी में अंतर पाया जाता है तो अंग्रेजी भाषा पे विचार किया जाएगा, बाकी पे कोई पे विचार नहीं किया जाएगा। तो ये पूरा है आपका, देख लीजिएगा एक एक करके इंस्ट्रक्शन में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है। कैसे हमें सेव और नेक्स्ट जाना है, तो हमेशा सेव नेक्स्ट का ही हमें प्रयोग करना है। लेकिन अगर कोई भी प्रश्न में आता है तो मार्क फॉर रिव्यू और नेक्स्ट में जा सकते हैं। इसका कलर चेंज हो जाएगा, सेव नेक्स्ट करेंगे तो आपका ग्रीन होगा, मार्क फॉर रिव्यू होंगे तो इसका कलर चेंज होगा। जो पर्सन का आंसर आपने नहीं दिया रेड होगा, कुछ का व्यू वगैरह वाला रहता है तो वो होता है। अगर किसी का आपको आंसर चेंज करना है तो क्लियर रिस्पॉन्स बटन दबाना पड़ेगा, उसके बाद फिर से आंसर दबाना है, उसके बाद फिर सेव नेक्स्ट करना पड़ेगा। ये प्रोसेस है। तो चलिए यहाँ पे प्रोसेस तो आप जानते ही होंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट फिर से कर लेते हैं अपना लैंग्वेज। यही है लैंग्वेज, जिसमें आप सेलेक्ट करेंगे वो आपकी एग्ज़ाम भाषा सेलेक्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ फिर से हिंदी कर लेता हूँ, और हिंदी और करने के बाद मैंने निर्देश पढ़ लिया है, इसको टिक करना पड़ेगा, मार्क कर दिया हूँ तो मैं इसे टिक कर देता हूँ। इसके बाद मैं रेडी हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। कहाँ दिख रहा है? यहाँ से काउंटडाउन शुरू हो जाता है आपका टाइम का। यहाँ के बाद आपको टाइम का कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। एग्ज़ाम में जाएंगे तो पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। उसके बाद मैं आई एम रेडी हो गया। प्रश्न की प्रोसेस होगी। यहाँ पे 40 जीके है, उनकी बात करेंगे। और ये जीके इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे रिलेटेड प्रश्न पैटर्न ऐसा ही होता है। यानी हमारा कहने का मतलब है, एक तो हम पैटर्न पे फोकस करेंगे, दूसरा फोकस करेंगे क्या कि उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। क्योंकि इस शिफ्ट में डायरेक्ट आपको जो दिया हुआ है ये नॉर्मल का, वो आपको डायरेक्ट नहीं आने वाला है, इससे संबंध में प्रश्न आने वाला है। क्योंकि ये प्रश्न तो पब्लिक डोमेन में आ चुका है तो ये प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन इससे आपको एक पैटर्न पता चलेगा किस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, और दूसरा पता चलेगा कि इससे संबंधित प्रश्न अगले पेपर में कहीं ना कहीं सेट है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सारा चीज़ कहानी लिखा हुआ है इसमें, एक एक करके आप देखेंगे। तो एनटीपीसी का प्रश्न संख्या 1 देखिए, दिख नहीं रहा है यहाँ पे एग्जैक्ट। इसकी मैं इसमें ले लूँ तो यहाँ पे दिखेगा। हम इस साइड से ले लेते हैं, लैंडस्केप में आ नहीं रहा है तो इसलिए मैंने इसे ले लिया। चलिए अब एक एक करके प्रश्न करते चलते हैं।
नवंबर 2000 प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य सूचना आयुक्त क्या हैं? तो इससे क्या पता चलता है? करेंट अफेयर का प्रश्न है, जीके भी कह सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न से आपको ये ध्यान देना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा है तो हमें क्या इससे रिलेटेड सभी को ध्यान में, जो आयुक्त भी होते हैं दो, उनको भी याद कर लीजिएगा। तो मुख्य चुनाव आयुक्त आप जानते ही हैं सुनील अरोड़ा जी हैं। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ देखिए क्लियर रिस्पॉन्स है, यहाँ सबमिट है, सबमिट कभी गलती से भी नहीं जाना है। मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं जिसकी काउंटिंग आपको लास्ट में किया जा सकता है। और फाइनल जो है सेव हम नेक्स्ट वाला हमें हमेशा यूज करना है, ग्रीन वाला, तो हम करते हैं सेव एंड नेक्स्ट। दूसरा प्रश्न आता है निपाह ये क्या है? तो ये क्या था? वायरस था, तो यहाँ पे आपका क्या टिक कीजिएगा? तो वायरस कीजिएगा और सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा। और सबसे पहले ऊपर देख लीजिए, जो प्रश्न हमने सेव कर लिया वो ग्रीन में हो गया, जो देख रहे हैं वो रेड है, और जो नहीं अटेंड किए हैं वो अभी भी वाइट है। इसको भी ध्यान में रखते जाइएगा। काउंटर टाइम आपका यहाँ चल रहा है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न करता है फ्रेंच ओपन 2020 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो सब लोग जानते हैं राफेल नडाल ने जीता है, लेकिन किसको हरा के? नोवाक जोकोविच को हराकर जीता है। तो ये राफेल नडाल से अगला प्रश्न भी आ सकता है इससे रिलेटेड। अगला प्रश्न हमारे पास है EOS 1 क्या है? तो बहुत बड़ा प्रश्न है, इससे हो सकता है कई सारे प्रश्न बनेगा, लेकिन हम सबसे पहले अगर एक लाइन में बोल दें तो ये भारत द्वारा प्रेक्षित उपकरण है। यहाँ पे तो इसका आपका आंसर एक लाइन में मिल गया कि भारत द्वारा प्रेक्षित उपग्रह है, एक प्रश्न है। लेकिन इसी प्रश्न का अगर हमें रूपांतर करके दे दिया तो क्या याद रखेंगे? तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि 7 नवंबर 2020 को ये लॉन्च हुआ था। ध्यान से देखिएगा, 7 नवंबर कितनी नज़दीक के आपका करंट अफेयर है। 7 नवंबर 2020 को लॉन्च हुआ था। एक्स बैंड में काम करता है। ये सिंथेटिक एपर्चर बेस्ड सैटेलाइट है, उसकी रडार सिस्टम पे काम करता है। ये ऐसा ऐसा इससे प्रश्न पूछ सकता है। वेदर अर्थ के रिलेटेड काम कर सकता है। ये सारा प्रश्न इससे हो सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करता है? ये वेल नावल प्रश्न है, सब लोग जानते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य की राजनीति है? तो आंध्र प्रदेश, तो आप आराम से मार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको किसी को भी। तो ये आंध्र प्रदेश है। लेकिन इससे क्या हमें मिलती है टॉपिक कि एक ये वाला प्रश्न, मतलब भारत के लोक नृत्य से एक प्रश्न आता है, और यहाँ भी दर्शा रहा है कि आपको तैयारी करनी चाहिए। जितने भी लोक नृत्य है वो कर सकते हैं। मेरे इसके संबंधित मैंने प्रश्न बना रखा है जीके का प्ले लिस्ट में, आप देख लीजिएगा किस राज्य का कौन सा लोक नृत्य है, वो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, वीडियो पिछले साल ही बनाया था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न में से नेक्स्ट में करेंगे तो हमारे पास आएगा आंध्र प्रदेश की राजधानी। तो यहाँ देखिए सब लोग क्या करेंगे, अमरावती करेंगे, लेकिन प्रश्न जब एक्चुअल एग्जाम में आएगा ना तो ये बदल के आएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती आज से 1 साल पहले तक, 1 ईयर पहले तक तो हाईलाइटेड प्रश्न था, लेकिन अब इसमें हाईलाइटेड प्रश्न जुड़ गया है। इसके साथ साथ क्या जुड़ गया है, यहाँ पे अलग अलग 3 राजधानी की बात की गई है, 3 राजधानी की बात कही गई है। अमरावती को क्या लेजिस्लेटिव बनाया गया है, एग्जीक्यूटिव राजधानी किसको बनाया गया है? तो विजयवाड़ा को। और उसके बाद जुडिशियल राजधानी की बात कर रहे हैं तो कुर्नूल को बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। विजयवाड़ा, कुर्नूल और अमरावती से कोई भी दिखेगा तो तीनों चीज़ों को आप ध्यान से आप इसको रखेंगे अपने दिमाग में। उसके बाद आ रहा है भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो यहाँ कह रहा है किसके नज़दीक बनाया गया है। बहुत प्रश्न को चेंज कर दिया। पहले पूछा जाता था सरदार पटेल के है रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, किस राज्य में है, कितनी हाइट है, ये प्रश्न आता था। इस बार पूछ दिया कि कहाँ पे बना है, लेकिन कौन से नदी रिवर डैम के पास बना है। तो देखिए जब पता रहेगा तभी बताइएगा कि सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है, गुजरात में है और इसी के पास है। भाखड़ा नंगल आप जानते ही है, हरियाणा के भाखड़ा नंगल आपका उस वाले क्षेत्र में है जो आपकी हीराकुंद आपका महानदी उड़ीसा पे है, टिहरी बांध आपको इधर उत्तराखंड में है। तो ये सारी चीज़ों को आप देखेंगे, ये पंजाब हरियाणा उधर से लेके आपका जम्मू JNK का भी कुछ पार्ट कवर होता है, यहाँ पे भाखड़ा नंगल है। तो ये वाली बातें सारी एक एक करके देखेंगे। उत्तराखंड भी कई बार आ जाता है इसमें, देखिएगा। तो सारी चीज़ें भाखड़ा नंगल कहाँ है एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा, हीराकुंद कहाँ है, टिहरी है। मतलब एक प्रश्न की हमें बहुउद्देशीय पैटर्न को पढ़ना है, यही इस वीडियो का मकसद रहा है। चलिए अगले बात करेंगे हम 8 नंबर का। उसके बाद देखिए पिसिकल्चर,
किससे संबंधित है? तो ये प्रश्न हर बार बोलता है। हॉर्टिकल्चर किससे बोलते हैं? झींगा का पालन क्या बोलते हैं? फलों के उत्पादन को क्या सेरीकल्चर क्या कहते हैं? फूलों के उत्पादन क्या कहते हैं? उसी तरह एक पिसिकल्चर है। तो ये वाला टॉपिक आपका एक कवर हो जाएगा इससे अगर करेंगे तो यहाँ कहते हैं कि अगर हम कहते हैं कि पिसिकल्चर किसका है तो मत्स्य पालन। और मत्स्य पालन में भी क्या शुरू वाले जो ब्रीडिंग वगैरह होता है, मतलब छोटे बच्चे को पैदा करना कहते हैं मछली की, वहाँ पे सारी ट्रांसपोर्शन वगैरह का क्रिया को पिसिकल्चर कहते हैं। उसके बाद अगले प्रश्न में चलेंगे। सेम नेक्स्ट के बाद हमारा सिंपल से प्रश्न साइंस का, किलोवाट किसकी इकाई है? तो सब लोग जानते हैं, कुछ लोग शक्ति भी कराते हैं गलती से, तो ऊर्जा की इकाई है। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका यूनिट से, इस प्रश्न का टॉपिक क्या है? यूनिट एंड मेजरमेंट। तो ये भी आप टॉपिक देख लीजिएगा, मेरे में वीडियो बना रखा है, एलपी वाले में भी बनाया था। तो ये सब सारी चीज़ें हैं आपके पास, ऐसे हैं जो टॉपिक हैं। टॉपिक वाइज से प्रश्न आपको डिटेल में देखना पड़ेगा। 9 के बाद हम 10वें में जाते हैं। लैक्टिक अम्ल, ये भी साइंस का आपका प्रश्न है। तो लैक्टिक अम्ल किस में होता है? जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें होते हैं। दूध दही से रिलेटेड भी आप कह सकते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ कहें खट्टे, अब यहाँ पे देखिएगा खट्टे में नींबू में नहीं चले जाइएगा, ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पे आपका दही दूध से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उसमें लैक्टिक अम्ल होता है। लेकिन इस प्रश्न से क्या बताता है? पालक समझिएगा, विटामिन ए। उधर अगर सिरका के बोले, नींबू के बोलेंगे तो विटामिन सी। तो ये सारे चीज़ें क्या है, एक प्रश्न से जुड़े हुए हैं टॉपिक के, और उस टॉपिक को आपको कवर करना है, ये ध्यान में आप रखते जाइएगा। अगला प्रश्न में चलते हैं 11 के नंबर में। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का अवशोषण में सहायक होता है? तो कैल्शियम जहाँ भी आती है तो कैल्शियम किस में पाया जाता है? मनुष्य के दांतों में, हड्डियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसको मजबूत करना है तो हमें कौन सी विटामिन चाहिए? तो विटामिन डी चाहिए। और विटामिन डी कहाँ मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश में। ऐसे ऐसे प्रश्नों को आप एक एक करके आप डिटेल में करते जाएंगे तो सारे प्रश्न को आप कवर कर पाएंगे। उसके साथ बी ए का उपयोग क्या है, बी का उपयोग क्या है, सी का उपयोग क्या है, इनसे रिलेटेड बीमारी क्या होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। तो आपके पास है मनुष्य द्वारा श्रव्य आवृत्ति का रेंज लगभग कितनी होती है? जो हम सुन सकते हैं उसकी रेंज क्या है? ये भी बहुत ज़रूरी है, जिसको बोलते हैं ऑडियो रेंज। तो ऑडियो रेंज हमारा क्या है? तो हम जानते हैं 20 हर्ट्ज से नीचे हम नहीं सुन सकते, और 20 किलो हर्ट्ज कह सकते हैं, उससे ज़्यादा भी नहीं सुन सकते। तो कहाँ पे है ऑप्शन? राइट आंसर यहाँ है। एग्जाम में कुछ लोग घबरा के इसको भी हर्ट्ज को ले लेते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। यानी यहाँ पे अगर हर्ट्ज दिया हुआ रहता तो ये एक जीरो और यहाँ चाहिए थी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कई बार ये मिस्टेक के कारण यानी इसको इतना भी लिख देंगे तो वो सेम क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ किलो हटा के उस पर 3 जीरो यानी 10 के पावर 3 बढ़ा देगा। ये सब प्रश्न करने का स्टाइल है। और एग्जामिनर क्या करता है कि आपकी कंसेप्ट को चेक करता है कि आप कंसेप्ट में कितने मजबूत हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा एक धातु नहीं है? तो आप लोग जानते ही होंगे। इसके प्रश्न में देखिए, पारा को एक लिक्विड धातु बोलते हैं, अल्युमिनियम धातु है, सोडियम भी कह सकते हैं। फास्फोरस में क्या कन्फ्यूजन रहता है? तो इसको एक बार देख लेंगे। इसकी मतलब ऐसे ये तो यहाँ सैंपल दिया हुआ है, इसका नाम बदल के आता है, बार बार ये क्वेश्चन बदल जाते हैं। आपकी धातु का नाम बदल जाएगा ये वाला। तो मतलब धातु अधातु से टॉपिक है, इसको आप एक बार देख लेंगे कौन सा धातु है, कौन सा भारी धातु है, कौन सा हल्का धातु है, कौन सा पारा में विलय है, कौन सा आपको केरोसिन में डाल के रखते हैं। इस टाइप के प्रश्न यहाँ रिपीट होता है, मुझे पता है। उसके बाद अगले पार में हम चलेंगे जैन के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो ये सब लोग जानते हैं, बिना कहे आप लगा दीजिएगा, आंख बंद कीजिएगा और महावीर लगाइएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान है कि महावीर जी की बात करेंगे तो प्रथम तीर्थकर कौन होंगे? तो याद आपको रखना पड़ेगा, जिनको बोलते हैं पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ कहाँ के पास है? तो झारखंड में अभी पड़ता है, आपका जानते ही है, गोमियों के आसपास, गोमियों और धनबाद के बीच में पड़ता है या उसके आसपास पड़ता है। ये भी हो गया। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि महावीर कितनावें जैन तीर्थकर थे, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। 24 थे, मतलब जितने भी जैन के तीर्थकर थे उसमें 24वें नंबर पे थे। ये सब सारी चीज़ें प्रश्न है, वो फैक्ट को आपको आगे ले जाता है। उसके बाद अगले बात करेंगे तो अगला है बंगाल का पहला गवर्नर। तो बंगाल के वारेन हेस्टिंग्स को तो सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हम एक ही बार डायरेक्ट क्लिक कर दें इस प्रश्न को, यानी ये आपका
गवर्नर जनरल वाला प्रश्न आता है तो इसमें लॉर्ड माउंटबेटन का भी आता है जो सती प्रथा को अंत किए थे। उसके बाद आपका डलहौजी के आता है और कैनिंग का आता है। ये सारे तीनों 4-5 प्रश्न ही ज़्यादा रिपीट करते हैं, बाकी तो गवर्नर जनरल बहुत थे। उसके बाद अगले प्रश्न में चलेंगे तो उसके बाद आपका है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे हम जवाब देने से पहले इसकी कंसेप्ट को भी जानेंगे। तो यहाँ पे हमारा 1857 है और 1857 में अगर कहेंगे तो 23 जून 1857 के बीच हुआ था। लेकिन किसके बीच में हुआ था, कई बार ये पूछ देता है। तो नवाब ऑफ बंगाल जो आपका मुगल साम्राज्य के अंतिम साइड में जाए गए थे, उसके बाद फ्रेंच एलायंस थे, यानी फ्रांस का समूह जो था उनके साथ ये प्लासी का युद्ध हुआ था। और कहते हैं कि इसके बाद एक और युद्ध हुई थी, बक्सर की युद्ध, वहाँ से मुगल साम्राज्य की एकदम बिल्कुल लगभग अंत की तरफ बढ़ गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे तो आपका हिस्ट्री का प्रश्न है। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में किसे सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। बहुत पुराना नाम है तो इसमें आपको कोई नहीं है। तो ये किससे प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से है। ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता संग्राम की बात अब जब करेंगे वहाँ से प्रश्न उठाया है। तो इसका आंसर तो आपको पता ही है, हमें देने की ज़रूरत नहीं है लगता है। खान अब्दुल गफर खान को सीमांत गांधी के नाम से हम जानते हैं। अगले प्रश्न में चलेंगे, 19 नंबर है, जिसमें कौन सा मुगल बादशाह के नवरात्र में शामिल नहीं है। तो इसके देने के लिए आपको तो याद करना पड़ेगा, बैरम खां क्या थे, सेनापति थे। याद रखिएगा, एक एक चीज़ें सारी चीज़ें हैं। प्रश्न का फैक्ट मैं बात कर रहा हूँ, मैं मॉक टेस्ट की बात कम, फैक्ट की बात ज़्यादा कर रहा हूँ। लेकिन अगर इससे हमें अगर कोई पूछ दे कि प्रश्न और आ जाए तो मुगल के कौन कौन से नवरत्न थे तो आपको याद करना पड़ेगा। तो बीरबल को कौन भूल सकता है, नानसेन, याद रखिएगा, मैं एक एक करके लिख देता हूँ। अबुल फजल, उसके बाद फैजी, उसके बाद अगर कहें तो मान सिंह। एक एक चीज़ में अगर पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए था। उसके बाद अगर बोलेंगे तो एक होते हैं टोडरमल, राजा टोडरमल को भी बात करते हैं, इनके थे, उनके में थे। उसके बाद एक और अलग क्या नाम था जी, दो प्याजा, देखिए याद मुझे है, दो प्याजा थे। उसके बाद फकीर कोई थे और एक लास्ट में और कौन थे, आसीन करके कुछ ऐसे, आक्षित करके ऐसे नाम कुछ था। यानी ये अकबर के नवरत्न थे। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवरत्न मतलब 9, समझ गए होंगे। अगले बात में चलते हैं, अगले प्रश्न में। तो 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य सीमा नेपाल से नहीं लगती है। तो नेपाल से सीमा नहीं लगती, उस प्रश्न को छोड़ देंगे हम, इसको आंख बंद करके तो हमारा आंसर पता है कि असम होती है। लेकिन अगले प्रश्न में ये नहीं आएगा, अगर इससे रिलेटेड प्रश्न आया तो बोलते हैं कि कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो उत्तर देख लीजिएगा, मैं बता दूँ, उत्तर प्रदेश से लगता है, सिक्किम से लगता है, उत्तराखंड से लगता है और बिहार से लगता है। और नेपाल का बॉर्डर किससे लगता है, उत्तराखंड हो गया, निपिल से हो गया, बस इन्हीं राज्यों से लगता है। तो बिहार भी एक जोड़ लीजिएगा, यहाँ असम के जगह पे बिहार रखिएगा तो नेपाल के साथ ये सीमा जुड़ जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं, एक और जुड़ता है, देखिए मैं भूल गया था, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र है ना, ये भी मिलता है नेपाल से बॉर्डर। तो नेपाल के साथ हमारे 5 राज्यों का बॉर्डर है, ध्यान देने वाली बात है। अगला प्रश्न भी ऐसे ही कुछ हमारे लगता है कि होना चाहिए, झारखंड के राज्यों के कितनी साथ बॉर्डर लगती है। तो 1 2 3 अक्का बक्का बोर्ड, बम्बे बोर्ड, ABC नहीं कराना, आप इसको पढ़ना थोड़ा ध्यान से, क्योंकि हर राज्य की एक बार पूछता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कौन से राज्य क्या है। तो हम सबसे पहले तो आंसर आपको बता दें, 5 राज्यों से मिलती है। लेकिन 5 राज्य कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहले देखिए झारखंड किससे अलग हुआ था, तो बिहार से, तो बिहार तो होना ही है। उसके बाद आपका किससे लगेगा, उड़ीसा से पूरब साइड में। उसके बाद पश्चिम बंगाल से, ठीक है। उसके बाद पहले लगता था मध्य प्रदेश से, तो अब किससे लगेगा, छत्तीसगढ़ से। और एक राज्य इसमें छुपा हुआ है झारखंड से, जो बहुत कम लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश से भी बाउंड्री लगती है आपकी मध्य प्रदेश से। यही प्रश्न का हाईलाइटेड टॉपिक था, तो आपको प्रश्न मिल गए आराम से। चलिए अगले प्रश्न में बात करेंगे, 21 नंबर बात। 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध नदी पे निर्मित नहीं है। तो अभी हमने 100 प्रश्न किए हैं भारत की रिवर और डैम का,
जो हाईलाइट है आपने बहुत, हालांकि 1.1 के ही व्यू हुआ है, हालांकि प्रश्न में मैंने बहुत मेहनत जान लगा दी थी, लेकिन यहाँ देखिए इससे एक प्रश्न तो जरूर आएगा। नदी डैम से एक हो सकता है, 2 भी आ जाए, 3 भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम एक तो आ सकता है। तो नदी डैम एक बार ध्यान से उस वीडियो को देख लेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि कृष्णा बांध नदी कौन से भी नदी पे बना हुआ है, यानी कृष्णा नदी पे इनमें से कौन सा बांध है। तो अभी बात किए थे सरदार सरोवर किस पे बंधा हुआ है, मेरा फेवरेट ये प्रश्न था नर्मदा। हीराकुंड आप जान नहीं रहे हैं, हमने बात कर ली है महानदी। इंदिरा सागर आपका कोई और नदी पे बना है, लेकिन एक ही चीज़ दिख रही है कि हमें नागा अर्जुन सागर कृष्णा नदी पे बनी है। तो हम यहाँ पे 4 से 5 प्रश्न को ऐसे ही चुटकियों में कर सकते हैं जब आपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से किया है। चलिए अगले बात करते हैं। अगला प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे सर्वाधिक है, यानी पुरुष और महिलाओं का अनुपात किस राज्य का सबसे ज़्यादा है। तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बचपन से ही पढ़ते आए होंगे, जब से कंपटीशन सुना होगा तब से प्रश्न भी सुना होगा। केरल की है, लेकिन अब पूछ दे कि केरल की कितनी है, तब आप कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। तो 1084 है, किसके अनुसार से, 2011 के जनगणना के अनुसार से। तो इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, पुडुचेरी की है जो आपका 1037 है। तो एक बार और भी हो जाए, सबसे कम किसकी होती है राज्यों में सबसे कम, तो हरियाणा कितनी होती है, 879। ये भी आप याद रखेंगे। लेकिन अगर पूछ दे कि पूरे भारत में किसी भी का, यानी यूनियन टेरिटरी का क्या होगा, तो दादरा नगर हवेली की बात करेंगे, और दमन और दीव का करेंगे, सॉरी दादरा नगर हवेली नहीं, दमन और दीव, इसकी बात करेंगे। यहाँ की कितनी है, तो 618। कितने हमने प्रश्न किए हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी को कहते हैं कंसेप्ट, और कंसेप्ट कभी मरता नहीं है, कंसेप्ट सफलता दिलाता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तो ट्यूनीशिया किस देश में स्थित है, ट्यूनीशिया देश कहाँ पे स्थित है, हम गलत इस प्रश्न को प्रोनाउंस कर रहे थे। तो कहाँ पे स्थित है मतलब किस महाद्वीप में है। तो यहाँ पे देखिए उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। जब आपको ट्यूनीशिया पता ही नहीं होगा तो इस प्रश्न को नहीं दे पाएंगे, यानी हम तो सिंपल से कह देंगे एक लाइन में, क्योंकि मुझे पता है कि ये अफ्रीका में है, और ये नाइजीरिया और उसके नाइजर या लीबिया के आसपास कुछ बचता है, कोई भी बात ना हो, लेकिन हमारे लिए अफ्रीका है, तो ये राइट आंसर अफ्रीका हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है जिसको ध्यान से देखने वाली है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल किया गया है। तो पहले तो हमारे पास 18 हुआ करती थी, इस प्रश्न में थोड़ा ऑप्शन आसान दे दिया है, तो इसको आप आराम से कर लेंगे कि जितनी भी भाषा है वो सिंपल सी मिल जाएगा। तो क्या भाषा हो कह सकते हैं, तो 8वीं अनुसूची आप याद रखिएगा, 8वीं अनुसूची में हमारी भाषा की शामिल की गई है, उसमें डोगरी, कोंकणी और एक मैथिली लास्ट में शामिल किया गया है। पहले 18 और 3 और एक भाषा और शामिल बीच में हुई है, तो ये 18, 3, 21 और 1, 22 भाषा हमारे पूरे 8वीं अनुसूची में शामिल है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो ये हमारा 22 भाषाओं हो गया 8वीं अनुसूची के। उसके बाद है राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करते हैं। तो हम आपसे एक बार एक और प्रश्न जोड़ देते हैं, राज्यसभा को हम लोकसभा में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि प्रश्न का टॉपिक तो एक ही है और मेरा काम ही है कंसेप्ट बताना। तो लोकसभा में तो 2 होते हैं, तो एक प्रश्न हम यहाँ से एलिमिनेट आपके लिए कर देते हैं, 2 किसके लिए है, ये लोकसभा के लिए है। तो अब राज्यसभा में कितने होते हैं, तो राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी होती है आपको पता होना चाहिए, कितने होने हैं, 245। 245 में कितने होते हैं, 238 क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, जिनका चुनाव होता है, और 245 में से 238 घटा देंगे तो 12 आएगा, जो 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। इस प्रश्न को आप ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होने वाले सदस्यों की संख्या राज्यसभा में लोकसभा के मुकाबले 6 गुना ज़्यादा होता है। एक ट्रिक्स भी है, इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत की संविधान आपातकाल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। आपके लिए तो ये छोटा प्रश्न है, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कितनी उल्लेख करती है, तो ये तो सब लोग जानते हैं 352 से लेकर 360 तक, लेकिन 352 से 60 तक में भी 3 हाईलाइटेड बिंदु है जो आपके आने वाले एग्जाम में होगा। मेरा मतलब ध्यान से समझिएगा, मेरा मतलब है कंसेप्ट को समझना। तो पहला कंसेप्ट समझना ये है कि इसमें हमें जो होता है, तो 352 जो होता है आपका क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल,
यानी राष्ट्रीय आपात मतलब समझ सकते हैं आपका देश का आपातकाल। दूसरा अगर 356 की बात कहेंगे तो राज्यों में जो राष्ट्रपति से सुन लगता है राज्यों में या राज्य से रिलेटेड जो आपातकाल होता है वो 356 में होता है। और 360 जिसकी बात करते हैं ना, ये हमारा वित्तीय आपात है, वित्तीय आपातकाल। तो ये तीनों प्रश्न को 52, 56 और 60 याद रखेंगे सक्सेस होने के लिए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है PSLV। कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ देता है, इस बार इसको बदल दिया है। PSLV क्या है? तो अभी हम कहेंगे कि अभी हमने एक दिन पहले आपको कम्युनिटी टैब में एक क्वेश्चन दिया था। PSLV-50 के द्वारा एक सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है सी बैंड के लिए, सी बैंड का एक्सटेंडेड रेंज के लिए, जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 से 8 गीगाहर्ट्ज होती है। उसमें PSLV क्या है? तो देखिए जो सैटेलाइट लॉन्च करता है वो PSLV यान द्वारा किया जाता है। मतलब कह सकते हैं उसका एक जहाज है या कह सकते हैं उसका एक सवारी है जो PSLV को अपनी कक्षा में छोड़ आता है, सैटेलाइट को कक्षा में छोड़ आता है, सॉरी PSLV को नहीं। तो आप समझ ही गए होंगे भारत का एक उपग्रह प्रेक्षण यान है जो भेजने के काम आता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 28 फरवरी 2019 को बालाकोट हवाई हमले में भारतीय वायुसेना द्वारा कौन सा बम का प्रयोग किया गया था? तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा, सुदर्शन लेजर गाइडेड बम की बात कर रहे हैं सटीक, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एग्जैक्ट आंसर था इसका स्पाइस बम 2000 जो यूज किया गया था। इसके बारे में अगर कई बार लोगों से पूछा जाता है कि ये किस देश में बनाया था, तो इसको इसराइल ने बनाया था। ये भी आप याद रख सकते हैं, इसराइल ने इसको बनाया था। चलिए ये आप हो गया। अगला प्रश्न में हम चलते हैं। हम 29वें प्रश्न में पहुंच चुके हैं। निसार उपग्रह का निर्माण पृथ्वी के कुछ सर्वाधिक जटिल प्रक्रियाओं को नजर रखने के लिए तथा उसे मापने के लिए किया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? तो निसार, नी, अगर नी में बात करेंगे एन की तो क्या होता है? नासा। और ईसार की बात करेंगे ना तो इसे हम अगर डायरेक्ट कहें तो इसरो। समझ गए होंगे, नासा प्लस इसरो का एक संयुक्त है। तो आपका प्रश्न इजी हो गया है, जिसकी लॉन्चिंग डेट 2022 है। इसको भी याद रखिएगा, 2022 में भेजना है, अभी भेजा नहीं गया है। तो ये आपके आगे वाले दिनों का है। तो ये किसका किसका संयुक्त है? तो इसरो और नासा का क्या है? संयुक्त परियोजना है। समझ गए हूँ प्रश्न। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सतत विकास हेतु यानी सतत विकास के लक्ष्य SDG UN 2030 द्वारा निर्धारित किया गया है, इसमें कितने लक्ष्य है? तो पहले आपको एजेंडा 50 आया था कुछ, उसके बाद अब क्या हो गया? SDG में कन्वर्ट हो गया। ये इन्वायरमेंटल का प्रश्न रिलेटेड है, इन्वायरमेंटल इशू से रिलेटेड है, जिसमें आपको विकास के लिए कंटिन्यूअस एनर्जी, क्लीन एनर्जी, बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई है। उसमें कितने लक्ष्य पॉइंट दिए गए हैं? तो SDG कहीं भी आप देखिएगा ना तो इसको आप 17 याद रखिएगा। SDG 17 जिसका लक्ष्य 2030 है। इसको प्राप्त करना किसने सेट किया है? तो यूनाइटेड नेशन ने किया है। तो राइट आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है इंटरनेशनल मदर अर्थ डे कब मनाया जाता है? बहुत बड़ा प्रश्न था, लेकिन इसकी प्रश्न कई बार क्या करते हैं ना कि गलत कर जाते हैं। तो इसका 22 अप्रैल है। 22 अप्रैल तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। इसका थीम भी पूछ देता है तो इन्वायरमेंटल एक्शन कुछ इस तरह का है, इन्वायरमेंटल रिएक्शन इस तरह का आपका अर्थ डे का थीम भी है। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी हो सकता है पूछ दे। अगला प्रश्न हमारे पास है जिसमें कह सकते हैं अक्टूबर 2020 के जानकारी के अनुसार के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के सदस्य कौन है, मेंबर कौन है? तो ये तो हमें दिखता है नागेंद्र सिंह जी है। ये करंट अफेयर में भी आया था, तो ये आप एक देख लेंगे नागेंद्र सिंह। उसके बाद आपका है CPU, बिल्कुल आसान सा प्रश्न जो आपने 10वीं 12वीं से सुनते आए होंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
तो इसको भी आप याद रखेंगे, क्योंकि ये कंप्यूटर से एक प्रश्न आने वाला है। तो कंप्यूटर से 2-3 प्रश्न आते हैं, उसका भी कुछ लैंग्वेज से, कुछ भाषा से, इसको भी आप देख लेंगे। उसके बाद अगले प्रश्न 34 नंबर में जाएंगे। तो 34 नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये भी कंप्यूटर का है। तो देखिए पाइथन, सी प्लस, जावा, ये तीनों क्या है आपका लैंग्वेज है। लेकिन लिनक्स क्या है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ध्यान दीजिएगा, कब बार ऐसे ही दे देता है, उस कंप्यूटर का शब्द तो है लेकिन ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लास्ट में हमारा क्या आंसर देंगे, हम लिनक्स पे जाएंगे। उसके बाद हमारे पास 1 गीगाबाइट कितने के बराबर होता है। ये प्रश्न में कुछ नहीं है, आपकी मेमोरी चेक करने के लिए ये प्रश्न दिया हुआ है। कितने चीज़ों को समझते हैं, हम तो जानते हैं 1 GB बराबर 3014 MB होता है, लेकिन उसको यहाँ पे दिया नहीं है, वहाँ पे किलोबाइट कर दिया है। अगर यहाँ MB होता तो आपका आंसर हो जाता, लेकिन इसमें आपने दिमाग को टेस्ट करने के लिए दिया है। तो टेस्ट कीजिएगा ना, तो सीधा सीधा जानिएगा, अगर KB में दिया है तो KB के साथ में अगर यहाँ पे 3 जीरो होता तब ये हमारा आंसर B होता, लेकिन इन 3 जीरो नहीं है तो हमारे पास आंसर कौन सा बनता है, ये। ध्यान से देखिएगा, इस पे नहीं चले जाइएगा, ये बहुत सारा डिजिट हो रहा है। यहाँ किलो बाइट है, अगर बाइट होता, यहाँ किलो हटा देते हम, केवल बाइट होता तो आपका आंसर डी होता। यानी इस प्रश्न को ध्यान से देखने के बाद बनता है कि सारे ऑप्शन बन जाते, लेकिन कुछ ना कुछ उसके साथ आगे प्रीफिक्स या सफिक्स लगा दिया है, इसलिए प्रश्न का आंसर केवल अभी सी होता। अगले प्रश्न में चलेंगे जो 36 नंबर है। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पे है, जहाँ पे सारी सेनाओं का टेस्ट होता है। तो सब लोग जानते हैं पुणे तो है, और पुणे के साथ क्या है, खंडावालासला, ये है आपका आंसर। कहाँ पे है, खड़कवासला या खंडकवासला, पुणे में है ये आपका। और पुणे कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में कई बार पूछ देता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र। अगर जगह है तो खंडवासला, और अगर शहर का नाम है तो पुणे। चलिए अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न है भूतपूर्व इलाहाबाद। देखिएगा, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। बहुत पुराना प्रश्न है, जो लोग गलती कर देते हैं। कई लोग सोचते हैं इलाहाबाद का बैंक है तो प्रयागराज ही होगा, इलाहाबाद में होगा, लेकिन गलत बात है। इसकी जवाब सही है, कोलकाता इसका मुख्यालय या हेड क्वार्टर कोलकाता इसका है। तो चलिए ये भी आंसर मिल गया। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास 38 नंबर है। केवल हम यहाँ पे जीके की बात करेंगे 40 तक। 40 के बाद 30 प्रश्न आपके मैथ के आएंगे, उसके बाद 30 प्रश्न रीजनिंग के आएंगे। तो हम केवल जीके की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे लंबी रेंज सुरंग है। तो देखिए संगलाकन, पीर पंजाल, बारमसेल और रूपुर रेलवे सुरंग। देखिए फिलहाल में अगर बात करेंगे तो एक आंध्र प्रदेश में है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी सुरंग के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे हम अगर बात करेंगे सबसे लंबी रेंज सुरंग, तो अभी फिलहाल ही 1-2 साल पहले उद्घाटन हुआ है या जल्दी में ऑपरेशनल हुआ है। इसको कहते हैं पीर पंजाल रेलवे सुरंग, जिसकी अगर लंबाई की बात अगर कोई पूछ दिया जाए तो 11,215 मीटर है, किलोमीटर नहीं, यानी 11.2 कुछ किलोमीटर है, जो आपकी पीर पंचाल पहाड़ी यानी लद्दाख क्षेत्र या जम्मू कश्मीर के ऊपरी भागों में ये आपकी जम्मू कश्मीर के भाग पे पार्ट को कवर करता है। तो चलिए अगले प्रश्न में 39 नंबर, 2 प्रश्न और है इसमें। तो इसमें स्वच्छ भारत मिशन में भारत को ODF खुले में शौच करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का लक्ष्य कब रखा गया था। तो आपने जाना था महात्मा गांधी की जयंती के अनुसार पे 2019 में ये रखा गया था प्रोग्राम, और बहुत सारे शौचालय का निर्माण हुआ था। तो ये है 2 अक्टूबर 2019 का है। हो सकता है कि 2020 भी कई लोग कर दें, तो इसको 2019 का मेरे हिसाब से लक्ष्य रखा गया था। कितना % हुआ उसके बारे में आप देख लीजिएगा। इसके बाद अंतिम प्रश्न जीके का है, वो है आपका भारत में निम्नलिखित में किस प्रकार के ध्यान केंद्रित करते हुए 2015 में हृदय योजना का शुभारंभ किया गया था। उस समय एक करंट अफेयर में पूछता था, अब उसकी बारे में पूछ रहा है। तो सिंदर सी बात है। कुछ लोग कहते हैं गंगा सफाई का, तो नमामि गंगे है, तो ये तो यहाँ है नहीं। आपका शहरों की धरोहर सामग्री को विकास करना, जितने भी आपका हेरिटेज सेंटर है उसको विकास करना, राइट आंसर यही है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। अब उसके बाद से यहाँ से मैथमेटिक्स शुरू होगा। यहाँ से आप ऊपर की तरफ से देख सकते हैं, तो आपका मैथमेटिक्स होगा। जैसे ही 70 आएगा 71 नंबर से रीजनिंग आपका शुरू हो जाएगा। रीजनिंग की भी आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, और जैसे ही आपका हो जाएगा तो ये समाप्त हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है, हर प्रश्न को एक्सप्लेन किया है, और टाइम कितने लिया है,
30 मिनट में 40 क्वेश्चन किया है। साथ में हमने सारी चीज़ों को डिटेल में बताया है। अगर ये 30 मिनट में 40 क्वेश्चन आप कर लेते हैं, या 30 से क्या 25 मिनट में आप कर पाएंगे, 5 मिनट तो बचा ही सकते हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आपके पास कितने टाइम बचते हैं? 70 से आपका 65 से 70 मिनट बचते हैं, जो 65 से 70 मिनट में मैथ और रीजनिंग वाला में टाइम आप उपयोग कर सकते हैं। ये भी एक प्रैक्टिस है। तो चलिए मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। मैं यहीं तक हूँ, इसमें सबमिट का बटन अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है, वो हो सकता है एग्ज़ाम के टाइम के बाद हो। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को छोड़ता हूँ आपके लिए यहीं पे। और कह सकते हैं कि अगर आपको सफलता पानी है तो जीके भी प्रश्न आपको 2 चीज़ों में देखना होगा, टॉपिक और टाइम के मुकाबले। थैंक यू, धन्यवाद।